डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विराट है और मैं केरल का रहने वाला हूँ। पेशे से मैं एक मछुआरा हूँ और पिछले 3 सालों से मैं ये काम कर रहा हूँ। हर रोज एक ही रूटीन को फॉलो करना पड़ता है। अपनी इस बड़ी सी कश्ती को लेकर समंदर में जाना और मछली पकड़कर लेकर आना। ऐसा नहीं है कि मैंने अच्छी पढ़ाई नहीं की है। मैं ग्रेजुएट हूँ और नौकरी की तलाश मैंने की थी। कई नौकरी बदलने के बाद घूम फिर कर मुझे यहीं पर वापस आना पड़ा। मेरे पिता भी एक मछुआरे थे और मेरे दादाजी भी एक मछुआरे थे, लेकिन मुझे ये काम पसंद नहीं था। इसीलिए पढ़ाई लिखाई में मैंने बहुत दिमाग लगाया, लेकिन जो नौकरी मुझे मिली उसमें तनख्वाह अच्छी नहीं मिल रही थी, तो घूम फिर कर मुझे वही काम दोबारा करना पड़ा। इस काम से बाहर निकलने के लिए अब भी मेरी कोशिशें जारी हैं। मेरे ऐसे दोस्त जो अलग अलग तरह का काम करते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो समंदर में मेरे साथ जाना पसंद करते हैं। वो मछली नहीं पकड़ते। हम किसी ऐसे टापू पर जाते हैं जहां पर कुछ ऐसा मिल जाए जो कीमती हो। यहाँ आसपास छोटे मोटे कई टापू बने हुए हैं। कई बड़े बड़े पत्थर होते हैं। जब पानी का स्तर थोड़ा कम हो जाता है तो वो पत्थर पानी से बाहर आ जाते हैं और कभी कभी ऐसी जगह पर कोई कीमती चीज मिल ही जाती है। इस बार भी मेरे साथ ही थे। मेरे 3 दोस्त उसी कश्ती पर और हम पानी के काफी अंदर तक जा चुके थे। हमें पता नहीं था इस तरफ इतने ज्यादा टापू हैं और किसी टापू के ऊपर जहरीले सांप और बिच्छू भी हो सकते हैं। हमें वहां पर पैर नहीं रखना चाहिए। लेकिन जब ऐसे ही छोटे से एक टापू के ऊपर हमने पैर रखा, हमें चारों तरफ सांप ही सांप नजर आ रहे थे, लेकिन एक पगडंडी भी हमें नजर आने लगी थी। ऐसा लग रहा था यहां पर कोई आता जाता हो। लेकिन जब उस पगडंडी को देखा तो नीचे बड़े बड़े पत्थरों से वो छोटा सा रास्ता बनाया गया था, जो देखने में बहुत ज्यादा पुराना लग रहा, और नीचे बड़े बड़े निशान बनाए गए थे जो समुद्री लुटेरे अपने झंडों के ऊपर बनाते हैं। बस फिर क्या था, एक बार के लिए हमारी सांसें रुक गईं। हमें डर लगने लगा, ऐसा ना हो कि यहाँ पर लुटेरे छिपे हुए हों। वो लोग जो भारतीय सेना के जहाज़ों के ऊपर कभी कभी हमला कर देते हैं या स्मगलिंग करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम उस टापू के बिल्कुल बीच में पहुंचे, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा तो था ही नहीं, बीच में बना हुआ एक मंदिर जैसा ढांचा लगा। हमें लगा ये प्राचीन काल का कोई मंदिर हो सकता है। आकार तो बिल्कुल वैसा ही था, लेकिन जैसे ही उस मंदिर के करीब हम पहुंचे, समझ में आ गया वो कोई मंदिर नहीं है, लेकिन पहचान के लिए कुछ ऐसा बनाया गया है जो काफी खास लग रहा था। कोई प्रतिमा नहीं थी उसमें, बल्कि उसके अंदर ढेर सारा कबाड़ रखा गया था। लोहे की चीजें, लकड़ी की चीजें और अलग अलग धातु का सामान, लेकिन कुछ भी कीमती नहीं था। खंगालते खंगालते हमें एक लोहे की पाइप मिली जो बिल्कुल बीच में जमीन में गाड़ी गई थी। मेरे साथी अनन्या, रोहन और नील तीनों कह रहे थे कि इस पाइप में कोई चीज लगती है। भगवान करे इसमें हमें कोई नक्शा मिल जाए। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। उस पाइप के अंदर एक चमड़े का नक्शा था, और उस नक्शे को जब हमने देखा, उसके बीच में एक जगह सोने की एक छोटी सी चीज चिपकाई गई थी, जिसे खजाने के तौर पर दिखाने के लिए वहां लगाया गया था। बस फिर क्या था, हम सब खुश हो गए। हमारे हाथ में एक नक्शा लगा है, ये खजाने का नक्शा है, लेकिन यहाँ तमिल भाषा में लिखा हुआ है, और ये जगह कौन सी हो सकती है। मैंने अपने साथियों को कहा, मुझे देखने में ये नक्शा हजारों साल पुराना लगता है, तो पुराने ज़माने में यहाँ तमिल का इस्तेमाल हुआ करता था, और हमें बस प्राचीन किताबों को थोड़ा पढ़ना होगा कि पुराने ज़माने में इन इलाकों के नाम क्या हुआ करते थे, और ये भी पता लगाना होगा कि ये नक्शा कितने 1000 साल पहले का है,
1000 साल पहले का है भी या बस सैकड़ों साल पहले का है? ज्यादा पुराना तो लगता ही है। फिर क्या, हमारी आंखें चमक गईं। वैसे भी समय ज्यादा हो चुका था और मुझे मछली भी पकड़नी थी। लेकिन मेरे साथी कह रहे, मछली पकड़ना ज्यादा जरूरी नहीं है, हमें यहां से जल्दी निकलना होगा, इस नक्शे के बारे में पता लगाना होगा। मैंने उनकी बात मान ली। हम समंदर से बाहर निकले थे वो नक्शे को लिए। इसी के साथ धातु की कुछ चीजें भी थीं जो मैंने उस कश्ती में रख ली थीं। मुझे लगा चलो लोहे को बेचकर कुछ रुपए तो कमाए ही जा सकते हैं ना। ऐसे में उस नक्शे को लेकर पहुंचा मेरा एक दोस्त, जो कि एक हिस्टोरियन था, इतिहास के बारे में जानने वाला। भले ही उसे हम नक्शा नहीं दिखाने वाले थे, लेकिन उससे कुछ पूछा जा सकता था। मैंने उससे ये सवाल किया, क्या यहाँ पर पुराने ज़माने में अगर कुछ चीज़ हुआ करती थी और मैं तुमसे उसके बारे में सवाल करूँगा, क्या तुम उसके जवाब देने की कोशिश करोगे? उसने कहा, हाँ, अगर तुम मेरे साथ इस तरह के पजल गेम खेलना चाहते हो तो मैं जवाब देने को तैयार हूँ। बस यही तरीका था उससे उगलवाने के लिए कि इसमें क्या लिखा हुआ है। एक एक हिस्से की तस्वीर खींचकर उसका जवाब मैं पूछता गया। वो ढूंढता गया कि इस इलाके का नाम पुराने ज़माने में क्या हुआ हो सकता है। पूरे नक्शे की जानकारी मिल गई। केरल का वो हिस्सा जहाँ पर मछुआरे नहीं जाते, वहाँ का पानी काफ़ी छिछला है, यानी बहुत कम है, और पत्थर बहुत ज़्यादा हैं। वहाँ पर मछलियाँ भी काफ़ी कम हैं, इसीलिए मछली पकड़ने के लिए उस तरफ कोई नहीं जाता। पथरीला इलाका है, बंजर भी है, पेड़ पौधे कम हैं, उस जगह को सुरक्षित नहीं कहा जा सकता। घना जंगल है। बस फिर क्या था, हमारी आंखें चमक चुकी थीं कि खजाने को एक ऐसी जगह पर छिपाया गया है जहां पर कोई ढूंढ ना पाए, ऐसी जगह जहां अब भी आबादी मौजूद नहीं है। वाह, हमारी तो किस्मत चमक गई। तो उसे ढूंढने के लिए हमें सफर तय करना होगा, और मेरे साथी तो पहले से तैयार थे, जो इस नक्शे को अच्छे से डिकोड कर चुके थे। लेकिन नक्शे में जो निशान बनाए गए थे, जैसे कि कुछ मूर्तियां, बड़ा सा पेड़, अगर ये नक्शा 1100 साल पुराना है जैसा मेरे दोस्त ने बताया है, तो यहां पर पेड़ मौजूद नहीं होगा, वो मूर्तियां मौजूद नहीं होंगी, वो इलाका वैसा का वैसा नहीं होगा। थोड़ी मुश्किल जरूर होगी, लेकिन हम कोशिश जरूर करेंगे। और इस नक्शे के कई भाग हैं। एक तरीके से वो खजाना नहीं ढूंढा जा सके तो दूसरे तरीके से ढूंढा जा सकता है। और कमाल की चीज थी, जहां पर वो खजाना बनाया गया है ना, वहां नीचे एक चुड़ैल का चेहरा भी बना हुआ है। और मेरे दोस्त ने बताया था, नीचे लिखा हुआ है, ये सुरक्षा करती है, ये वहां तक ले जा भी सकती है, वहां जाने से किसी को भी रोक सकती है। उस घने जंगल तक जाना कितना मुश्किल था, हम अब समझ पा रहे थे। जंगल में सीधे रास्ते से वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। बड़े बड़े खड्डे मिलते, दलदल वाला इलाका मिलता, और उस जगह कोई रहता भी नहीं था, तो वहां भूखे प्यासे पहुंचना पड़ता, और खजाने को ढूंढना तो एक तरह से असंभव काम होता। लेकिन अगर हम अपनी कश्ती का इस्तेमाल करें, उस छिछले पानी तक जाएं, तो वहां बड़े बड़े पत्थर बस पानी से थोड़ा ही नीचे होंगे। लेकिन हल्की कश्ती है, तो उस कश्ती के ऊपर बैठकर चप्पू चलाते हुए हम तट तक पहुंच सकते हैं, और उसके बाद उस खजाने को ढूंढने की कवायद काफी ज्यादा आसान होगी। वैसे हम जिस इलाके में जा रहे हैं वहां इंसान रहते नहीं, और ना ही कोई वहां पर जाता है, क्योंकि ना तो वहां खाने पीने की चीजें मिलती हैं, ना जड़ी बूटियां मिलती हैं। ज्यादातर दलदली और तालाब वाला इलाका है, तो वहां जाना कोई पसंद नहीं करता। तो वहां मुश्किल काफी ज्यादा होगी। अगर हमें कोई परेशानी होती है तो मदद के लिए कोई नहीं आएगा। लेकिन मेरे साथियों की हिम्मत देखिए, वो डर नहीं रहे थे, वो तो खजाने को ढूंढना चाहते थे, खुद को फिल्म का एक किरदार मानने लगे थे। बस उस तट तक पहुंचने के लिए 2 घंटे हमने चप्पू चलाए थे। वहां मोटर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, उससे छिछले पानी में हमारे लिए मुसीबत बढ़ जाती। तो कश्ती में चप्पू चलाते चलाते 2 घंटे हम पूरी तरह से थक चुके थे। लेकिन जब तट पर पहुंचे, वहां हमारे पैरों के निशान छपे, हमें खुशी काफी ज्यादा हुई।
ऐसी जगह जहां सैकड़ों सालों से कोई नहीं आया है, हमने वहां पर पैर रखा है। और उसके बाद जैसे ही आगे उस जंगल की शुरुआत हुई, हमने कंपास निकाला, क्योंकि सूरज बिल्कुल सर के ऊपर था और पहचान नहीं की जा सकती थी कि दिशा किस तरफ है। कंपास काम नहीं कर रहा। मैंने और अनन्या ने दोनों ने कंपास देखने की कोशिश की, लेकिन हमारा कंपास काम नहीं कर रहा था, गोल गोल घूम रहा। और ऐसा धरती पर 2 ही जगहों पर होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और हम उन दोनों जगहों पर नहीं थे। यहां पर आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसका जवाब हमारे पास नहीं था। हम उसके बावजूद आगे बढ़ने लगे कि सूरज एक तरफ थोड़ा तो बढ़ेगा ना, उससे पहचान हो जाएगी कि हमें किस दिशा में बढ़ना है, और रात के वक्त भी नक्षत्रों से पहचान कर पाएंगे। भले ही आज अमावस की रात होने वाली है, लेकिन फिर भी हम 4 लोग हैं, चारों पढ़े लिखे, और ये काम करना हमें सबसे ज़्यादा पसंद है। हमारा दिमाग ज़्यादा चलता है। लेकिन अभी तो दोपहर का वक्त था, थोड़े थक चुके थे। उसके बाद हमने अपनी परछाई देखी। यहाँ पेड़ ऐसे हैं या सच में हमारी परछाई हमेशा हिलती ही रहती है? हिलती हुई परछाई तब बनती है जब लाइट ऑफ सोर्स हिल रहा हो, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा था। आखिर सूरज कैसे हिल सकता है? ना ही कोई सूरज को हिला सकता है, यानी हमारी परछाइयां हिल रही हैं। शायद ये रिफ्लेक्शन के कारण हो रहा होगा। नील ने एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की कि देखो तो सही, ऊपर नारियल के पेड़ कितने ऊंचे हैं। अगर ऊपर से सूरज की रोशनी नीचे पड़ रही होगी तो ये जो नारियल के पेड़ हैं, इनकी पत्तियां थोड़ी थोड़ी हिल रही हैं, तो ऐसी रिफ्लेक्शन बन रही है। हमें भ्रम हो रहा है कि हमारी परछाइयां हिल रही हैं। डरने की कोई बात नहीं है। अगर मान लो कि हमारी परछाइयां हिलती भी हैं, तो यही तो यहाँ का जादू है। कोई उस खजाने को ढूंढ नहीं पाया है, और कोई भी इस छोटी मोटी चीज से डर जाए। पुराने जमाने में लुटेरों ने जिस तरह से उस खजाने को छिपाया होगा, कोई समझदार ही ढूंढ सकता है। तो हमें वो चुड़ैल वाली कहानियों पर यकीन नहीं करना है। हिलने वाली परछाई को ज्यादा खतरनाक नहीं समझना है। आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। हम लगभग 3 घंटे तक चलकर उस जगह पर पहुंचे जहां उस नक्शे में बताया गया था कई मूर्तियां मौजूद हैं। हमें वहां पत्थर के बने हुए बड़े बड़े सर नजर आए। हमें लगा था ये पुरानी मूर्तियां अब मौजूद नहीं होंगी। हो सकता है किसी ने उसे तोड़ दिया हो, या हो सकता है समय के साथ वो अपने आप टूट चुकी हों या जमीन में धंस चुकी हों। लेकिन ऐसा नहीं था। इस दलदली इलाके में भी वो पत्थर के बने हुए सर वैसे के वैसे ही मौजूद थे। सर्कल बना हुआ था, 12 सर वहां पर गोल गोल रखे हुए थे। पजल यही है कि हमें उस सर के ऊपर पैर रखना है, जिसके नीचे आगे जाने का एक छोटा सा नक्शा रखा गया है। उस नक्शे का हमें इस्तेमाल करना होगा, लेकिन खतरा भी हो सकता है। तो हम सब एक एक करके उन सरों के ऊपर पैर रखने लगे। आखिर पुराने पत्थर के सर हैं, क्या ही हो सकता है। पैर से हमें उस सर को धकेल कर आगे करना है। वो पत्थर थोड़े दूर दूर रखे हुए थे। उसके बाद हम एक एक करके वो पत्थर को हटाने लगे। मैं तो हाथों से ही हटा रहा था, क्योंकि पुराने जमाने के पत्थर है। हो सकता है इसकी कोई धार्मिक महत्वता हो। और अनन्या, रोहन और नील वो तो ऐसे कर रहे थे जैसे उन्हें फर्क पड़ता ही ना हो। पत्थर को वो हटाते गए, और अनन्या ने एक ऐसे ही सर पर जब पैर रखा था, वहां मिट्टी थोड़ी सख्त थी, उस तरफ जैसे बारिश ना हुई हो। और जैसे ही उसने उस पत्थर को हटाया, एक बड़ी सी दरार बन गई जमीन में। अपने आप मिट्टी नीचे की तरफ धंसी थी, और वो दरार बहुत ज्यादा गहरी थी। 20 से 30 फुट गहरी वो दरार उस पत्थर को हटाने के कारण बनी। ये कैसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है? अनन्या लटक चुकी थी, लेकिन मैंने भागकर उसकी बाजू को पकड़ा। इससे पहले कि वो उस दरार में गिर जाती, मैंने खींचकर उसे बाहर निकाला। यह दरार बड़ा सा खड्डा था, नीचे बड़े बड़े पत्थर रखे हुए थे। अगर वो नीचे गिरती, चोट काफी ज्यादा लगती। शायद इसके बारे में हमें बताया गया था उस नक्शे में। हमें ध्यान रखना होगा
और अनन्या को मैंने बहुत ज़्यादा डांटा कि अब से कोई बेवकूफ़ी नहीं करनी है। हम एक ऐसे पुराने खजाने को ढूंढने के लिए आए हैं जिसकी सुरक्षा के लिए ऐसे कई जाल बिछाए हो सकते हैं। तुम पागलों ने कभी फिल्में नहीं देखी? मान लो तुम्हारे पास खजाना हो, तुम कहाँ पर छिपाओगे? ऐसी जगह पर जहाँ आसानी से कोई ढूंढ ना पाए, सिर्फ आप ही उसे ढूंढ पाएं, या आपके जानने पहचानने वाला जिसे आपने सिखाया हो क्या क्या करना है। लेकिन तुम लोग तो बात ही नहीं मान रहे। अब से नक्शे में जो लिखा गया है हम वैसा करेंगे, गलती की गुंजाइश नहीं है। मैं नहीं चाहता हम में से कोई यहां से वापस ना लौटे। हमें काफी समय आराम करना पड़ा क्योंकि हम थके हुए बहुत ज्यादा थे। इसके बाद हमने एक जगह टेंट लगा लिया क्योंकि रात यहां पर गुजारनी थी। लेकिन कमाल की बात, इतने समय से हमें पंछी तो कई मिले थे, लेकिन जानवर अब तक कोई नजर नहीं आया था। और जंगल के ऐसे हिस्से में जानवर का नजर ना आना काफी कमाल की बात थी। टेंट लगाकर हम अपने अपने टेंट के अंदर लेटे हुए रात कटने का इंतजार कर रहे। तभी अनन्या ने चीखते हुए हमें आवाज लगाई मदद के लिए और हम सब टेंट से बाहर निकले। अनन्या मुझसे आकर लिपट गई और कहने लगी, वहां मैंने लाल कपड़ों वाली चुड़ैल को देखा है। अनन्या की यह बात हमारे लिए सच में काफी डरावनी थी क्योंकि हमें लग रहा था यहां हमारे सिवा कोई मौजूद नहीं है। और क्या सच में वो कहानी सच्ची हो सकती है? क्या सच में ये नक्शे की पूरी बातें सच्ची हो सकती हैं? क्या भूत प्रेत होते हैं, चुड़ैलें होती हैं, और लाल कपड़े वाली वो चुड़ैल? जब हम अनन्या को उस जगह लेकर गए, अनन्या कहने लगी, उस पेड़ के ऊपर मैंने लाल कपड़ों वाली वो चुड़ैल देखी। मैंने उसको कहा, क्या सच में कोई औरत ही थी? क्या तुम्हें उसका चेहरा नजर आया? अनन्या ने कहा, नहीं, मुझे उसका चेहरा तो नजर नहीं आया, लेकिन कपड़े पूरे लाल ही थे और लंबे बाल थे, तो लड़की ही होगी। वैसे इंसान ही था जो भी था, या कहूं थी। अनन्या की बातें सुनने के बाद हमने पेड़ को अच्छे से देखा और वहां आसपास भी टटोलने की कोशिश की, आवाजें भी लगाई। हमारी आवाज का जवाब किसी ने नहीं दिया और हम नहीं चाहते थे कि यहां पर रात के वक्त कोई शिकारी जानवर आ जाए। हो सकता है यहां ऐसे जानवर हों जो बाकी जानवरों को खा जाते हैं, इसीलिए हमें टेंट के अंदर रहना होगा, तब हम सुरक्षित रहेंगे। मैंने अनन्या से पूछा, तुम टेंट से बाहर क्यों निकली थी? बाहर नहीं निकलना है। तो अनन्या ने कहा कि मैं बस सुसु करने के लिए निकली थी, मैं पास में ही जाना चाहती थी, लेकिन मुझे सामने वो औरत नजर आ गई तो मैं डर कर भाग निकली। अनन्या को हमने साफ साफ कहा, अब पूरी रात कोई टेंट से बाहर नहीं निकलेगा। हम अपने अपने टेंट के अंदर चले गए। भले ही बाहर से कुछ आवाजें आती रहीं, ऐसा लगता रहा जैसे कोई बाहर चल रहा हो, लेकिन कोई भी टेंट से बाहर नहीं निकला। और सुबह उठने के बाद जब हमने टेंट को इकट्ठा किया, आपस में बैठकर बात की, क्या किसी ने बाहर देखा? तो हर किसी का कहना था कि किसी ने बाहर झांकने की हिम्मत तक नहीं दिखाई और यही सबसे सही था। हम में से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, किसी को चोट नहीं पहुंची। दिन हो चुका है, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमने टेंट को समेटकर बैग में डालकर आगे बढ़ना शुरू किया और वहां आगे वाले बड़े बड़े पेड़ों पर कुछ लिखा हुआ था। हैरान करने वाली बात, ये नए पेड़ थे। ऐसा लग रहा था जैसे 10 से 20 साल पुराने ही पेड़ हों, जबकि नक्शा तो बहुत साल पुराना है। तमिल भाषा में लिखा हुआ था उन पेड़ों के ऊपर कि वापस चले जाओ, उसके कपड़े खून से सने हैं और तुम्हारे खून से भी सन जाएंगे। ऐसा एक जगह नहीं लिखा हुआ था, हर पेड़ पर लिखा हुआ, उकेरा गया था और ज्यादा पहले लिखा गया नहीं लगता है, जैसे रात के वक्त ही लिखा गया हो। क्या हमें चेतावनी दी गई है कि हम यहां से वापस चले जाएं? लेकिन ऐसा किसने किया होगा? ये जानवर का काम नहीं, ये तो इंसान है। क्या यहां पर इंसान रहते हैं? अगर हैं तो क्या छिपे हुए हैं? ऐसा तो नहीं आदिवासी या कबीले के लोग छिपकर यहां पर रहते हैं और बाहरी दुनिया से मेल जोल नहीं बढ़ाते। हो सकता है भारत के कई टापू ऐसे हैं जहां पर कबीले वाले या आदिवासी रहते हैं और वो बाकियों से मिलना पसंद नहीं करते, और कुछ ऐसे हैं जो मिलने पर उन्हें मार डालते हैं। हमें जान का खतरा नहीं लेना, इसीलिए समझदारी से आगे बढ़ना होगा।
हर कोई चाकू को हाथ में थामे हुए आगे बढ़ना शुरू कर चुका था और हमें डर भी लग रहा था कि हमारा सामना अगर भीड़ से हो जाए उसके बाद हम क्या करेंगे। मेरे पास रिवॉल्वर थी और हाथ में मैंने भी रिवॉल्वर रखी हुई थी। नक्शे के मुताबिक आगे बढ़ते बढ़ते एक हमें बड़ी मूर्ति मिलेगी और उस मूर्ति की 3 बाजू दिखाई गई हैं। क्या हमें वो मूर्ति सच में आगे मिल जाएगी? कई घंटों तक हम चलते रहे थे और जब वहां पर दलदल आ गई, उस दलदल में हम धंसते जा रहे, लेकिन वहां पर कई बरगद के पेड़ लगे हुए जिनकी वो लटें पानी में तैर रही थीं, उन्हें पकड़ पकड़ कर हमें आगे बढ़ना पड़ रहा और बार बार हमें ऐसा लग रहा जैसे पानी के अंदर तैरता हुआ कोई नजर आ रहा है। हमें चेहरे नजर आते, पानी के नीचे हमारा रिफ्लेक्शन नहीं था, चेहरे बिल्कुल अलग होते जिसे देख देख कर हम डरते जाते। लेकिन आखिरकार हम उस मूर्ति तक पहुंच ही गए। वो बड़ी सी मूर्ति थी, पत्थर की बनी हुई। उस मूर्ति की 3 बाजू दिखाई गई थी और तीनों बाजुओं में एक एक तलवार। और ये एक बड़ी पजल थी कि हमें एक तलवार को निकालना है और जिस हाथ में तलवार को पकड़ा गया है, नक्शे का एक छोटा हिस्सा वहां पर है, यानी आगे हमें क्या मिलेगा वो उससे निर्धारित होगा। लेकिन अगर हम गलत तलवार को निकालते हैं तो मुसीबत बढ़ सकती है। बस फिर क्या था, हमारी सांसें रुक गईं। हम देख चुके थे पहले क्या हो चुका है। प्राचीन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है ताकि खजाने को, नक्शे को छिपा कर रखा जा सके, और यह भी खतरनाक ही होगा। सबसे पहले हमने अच्छे से उस मूर्ति को देखना शुरू कर दिया। यहां पर कुछ ना कुछ बताया गया होगा और तमिल में उस मूर्ति की पीठ पर लिखा हुआ था, जो सही रास्ते पर चलना चाहता है उसे पता है कौन से हाथ का चुनाव करना है। फिर क्या था, इस पजल को हमें सुलझाना था। इसका मतलब क्या है, सही रास्ते पर चलने वाला कौन है? हमने तब ध्यान दिया, तीनों हाथ 3 दिशाओं की तरफ इशारा कर रहे थे और जब हमने नक्शे को देखा कि इससे हमें इस दिशा में आगे बढ़ना है और इस दिशा में सिर्फ एक ही हाथ इशारा कर रहा है। फिर क्या था, मैंने रोहन को इशारा किया, रोहन देख, तू ध्यान से इस तलवार को निकालना। लेकिन रोहन ने मना कर दिया। अनन्या लड़की थी और उससे इतना ऊपर चढ़ा नहीं जा सकता था। नील ने भी मना कर दिया और अब मुझे उस मूर्ति के ऊपर चढ़ना था और उसके हाथ से वो तलवार निकालनी थी। डर यही था, ऐसा ना हो इसमें कोई ऐसा जाल हो जिससे मेरी जान चली जाए, क्योंकि मूर्ति के ऊपर ही चढ़ना है। गलत तलवार निकालूंगा, ऐसा ना हो जमीन फट जाए, नीचे कोई जाल बिछाया हो, मूर्ति समेत मैं भी जमीन में धंस जाऊं। इसीलिए हिम्मत मेरी भी टूटती जा रही थी। 1 घंटे हम इंतजार करते रहे, मिट्टी को साफ किया, जमीन में खड्डा खोद कर देखा, कोई जाल तो नहीं बिछाया गया, लेकिन ऐसी कोई चीज हम ढूंढ नहीं पाए। जिसके बाद मेरी हिम्मत बढ़ी और मैंने अपने साथियों को कहा, कोई बात नहीं, मैं इस मूर्ति के ऊपर चढ़ूंगा और मैं तलवार को निकालूंगा। धीरे धीरे उस मूर्ति के ऊपर मैं चढ़ता गया और हैरान था। वो मूर्ति थोड़ी पत्थर की बनी थी और बीच बीच में धातु के कण भी चमकते हुए मुझे नजर आते। ये कैसा पत्थर है, रंग बदलता है, जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाते हैं उसका रंग जैसे काला होता जा रहा हो। ऊपर से काला लग रहा, नीचे से सफेद लग रहा। कमाल का पत्थर था। मैंने उस तलवार को पकड़ा, जरा सा खींचा बड़े ध्यान से, क्या उस हाथ में कुछ मौजूद है या नहीं। डर तो मुझे भी लग रहा था। एक झटके में मैंने उस तलवार को बाहर निकाल दिया। जैसे ही मैंने उस तलवार को बाहर निकाला, एक और तलवार थी जो बाहर निकल गई और अचानक उस हाथ में जैसे छोटा सा तीर छिपाया गया था, एक छेद के जरिए, जो मेरे हथेली के आर पार चला गया। आर पार निकल चुका था, एक छेद बना दिया और मैं पीछे गिरा। उसके बाद मेरे हाथ वाली तलवार नीचे गिर गई। नक्शे का हिस्सा मेरे हाथ नहीं लगा, दूसरी तलवार नीचे गिर गई और एक हाथ में जो तलवार अब भी मौजूद थी वो नीचे की तरफ लटकी और एक तरफ नक्शे का हिस्सा नीचे लटकने लगा। हम इससे खुश थे कि गलत चुनाव हमने भले ही किया है, लेकिन हम फिर भी बच चुके हैं। उस नक्शे के हिस्से को नीचे किया, मेरे हाथ से खून बह रहा था, लेकिन मरहम पट्टी करने के बाद हाथ बिल्कुल ठीक सा हो गया।
लेकिन वो हल्का छोटा सा छेद जरूर हो चुका था। दर्द भी हो रहा था, इसीलिए काफी घंटे हमारे वहीं पर बीत चुके थे और हमें आगे नहीं बढ़ना था। मुझे आगे चलने में थोड़ी परेशानी होगी। खून जल्दी ही हमने रोक लिया, क्योंकि अगर हाथ से खून ज्यादा बह जाता तो ज्यादा मुश्किल होती। हम वहीं पर रुकने वाले थे और शाम के वक्त ही हमने टेंट लगा लिया। उसी मूर्ति के बेहद करीब सपाट सी जमीन थी और जानवर हमें अब भी नजर नहीं आए। रात को रेंगने वाली वो आवाजें कहां से आ रही होंगी, और हमने डिसीजन लिया कि बड़ा टेंट लगाएंगे जोड़कर, क्योंकि जिप के जरिए 3 टेंट अगर जुड़ जाएं तो एक बड़ा टेंट बना सकते हैं। ऐसे बड़ा टेंट बनाकर हम चारों के चारों एक ही जगह रुकना चाहते थे। लेकिन अंधेरा होने से पहले मेरे हाथ का दर्द बिल्कुल ठीक हो चुका था और ऐसा होना असंभव था। पट्टी को हटाकर देखा तो खून का थक्का बन चुका था, लेकिन काला काला निशान मेरी हथेली पर भी था, जैसे जहर मेरी हथेली पर फैला हो, लेकिन दर्द तो नहीं हो रहा। और ऐसा अनन्या ने कहा, अरे ऐसा निशान तो मेरी हथेली पर भी बन चुका है। अनन्या ने अब हमें बताया, पहले वो ग्लव्स डाले हुए थी कि जब वो उस खड्डे में गिरने वाली थी मैंने उसे बचाया था, उसकी हथेली में कुछ हल्का सा चुभा था। उसके बाद से काला सा निशान उसकी हथेली पर बना हुआ है। अगर जहर होता तो हाथ के अंदर तक फैलता, ये जैसे चमड़ी के ऊपर बना हुआ निशान हो। और ऐसा ही निशान मेरे हथेली पर भी बन चुका था। दोनों की हथेली पर एक जैसा निशान, लेकिन जो छेद था वो थोड़ा ठीक लग रहा, इसीलिए ज्यादा परेशानी नहीं हुई। हम पीछे भी नहीं जा सकते थे, इसीलिए आगे ही जाना था हमें, लेकिन रात यहीं पर गुजारनी थी। वक्त होगा 10 से 10:30 का। रेंगने की आवाज बाहर से आने लगी। क्योंकि हम चारों इकट्ठे थे, इसीलिए हिम्मत बढ़ गई कि देखें तो सही बाहर हमें क्या नजर आता है। जिप खोलकर हमने जब टॉर्च जलाई तो बाहर पूरी तरह से रोशनी हो चुकी थी और एक पेड़ के पास हमें एक औरत नजर आई। और वो औरत जिसकी पीठ हमारी तरफ थी, साड़ी जैसे वस्त्र पहने हुए, लेकिन लाल रंग के और भीगे हुए कपड़े थे, और उससे जो बूंदें टपक रही थीं, ऐसा लग रहा जैसे वो पूरी तरह से खून से सनी हो और कपड़े खून के कारण भीगे हों। जमीन पर बूंदें गिरी थीं खून, और वो चलती चलती वहां से दूर चली गई। हमने जिप लगाई, एक दूसरे की आंखों की तरफ झांका और फिर सवाल किया, क्या सबको वो नजर आई थी? सबने हामी भरी, और अब हम सोचने पर मजबूर थे, यहां पर कोई है क्या? सच में ये वो लाल कपड़ों वाली चुड़ैल है? ये शब्द जबान पर आते ही सब चुप हो गए, शांत हो गए, और फिर रात हमने जागते हुए गुजारी। बाहर से सरकने की, रेंगने की आवाजें आती रहीं, लेकिन कोई भी अब बाहर झांकना नहीं चाहता था, उसका चेहरा देखना नहीं चाहता था। इसे एक भ्रम समझकर हम भूल जाना चाहते थे और ये भी मान रहे थे, हो सकता है ये सच में एक चुड़ैल हो जो रात को नजर आती है। इसीलिए रात को कोई भी टेंट से बाहर नहीं निकलेगा। हम शाम होते ही टेंट लगा दिया करेंगे, और जगह के काफी ज्यादा नजदीक हम पहुंच चुके हैं। ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। हम उलझेंगे नहीं, कोई रहस्य सुलझाने की कोशिश नहीं करेंगे। हम खजाना ढूंढने आए हैं, खजाना लेंगे, यहां से निकलेंगे। हम कोई मुसीबत अपने गले में नहीं डालना चाहते थे। अगली सुबह फिर से हमने वो टेंट को समेटा और आगे बढ़ना शुरू कर दिया। ना मेरे हाथ में दर्द था, ना अनन्या को किसी तरह की कोई परेशानी हो रही थी, ना नील परेशान था, ना रोहन। हम आगे बढ़ते जा रहे और अब हम उस जगह से बेहद करीब थे। हमें लग रहा था क्या सच में हमें जमीन पर पानी वाला बड़ा सा जहाज नजर आ जाएगा जो उन लुटेरों का था। और जब उस घने जंगल के उस हिस्से में हम पहुंचे, चारों तरफ हमें पेड़ नजर आ रहे, और पेड़ों को इतना घना लगाया गया था कि उनके बीच से निकला नहीं जा सकता था, जैसे पूरी की पूरी दीवार को बनाया गया हो। लेकिन 1000 साल पुराने ये पेड़ क्या वैसे के वैसे ही हैं? हैरान करने वाली बात थी। उस दीवार को पार करना एक असंभव काम था, आगे निकला ही नहीं जा सकता था। तो उन पेड़ों से ऊपर चढ़कर दूसरी तरफ जाने की हमने सोची, और पेड़ इतने ऊंचे और बिल्कुल सीधे, उनके तने बाहर की तरफ नहीं निकले हुए थे। मान लीजिए ऐसे पेड़ जो सिर्फ ऊपर की तरफ गए और ऊपर बड़ी बड़ी टहनियां और पत्तियां,
लेकिन उस पेड़ पर आप चढ़ेंगे कैसे? हमारे पास ऊपर चढ़ने के लिए कोई और चीज भी नहीं थी, क्योंकि हम पेड़ों पर चढ़ने के लिए नहीं आए थे, खजाना ढूंढने के लिए आए थे। उस दीवार के इर्द गिर्द हम घूमने लगे। बड़ी दीवार थी और यकीनन उसके बीच कुछ तो था जिसे छिपाने की पूरी कोशिश की गई है। तब रोहन ने कहा, एक छोटे वाला पेड़ मुझे नजर आया है, उसे काटा जा सकता है और सरक कर हम उसके बीच से निकल सकते हैं। तो क्या हमें वो काम करना चाहिए? मैंने कहा, बिल्कुल। हमने जैसे ही उस हिस्से को काटने की कोशिश की, हैरान हो गए। वो पेड़ नहीं था, जैसे पेड़ की छाल हो। कुल्हाड़ी हल्की सी मारी थी और उसमें छेद हो गया। धक्का देकर पूरा रास्ता बन गया। और जब हम आगे पहुंचे, जो आगे हमें नजर आया उस पर यकीन नहीं हुआ। एक बड़ा पानी वाला जहाज, पुरानी लकड़ी से बना हुआ, और वो लकड़ी अभी तक गली नहीं थी। नीचे दलदल नजर आ रही। आधा जहाज नीचे जमीन में धंसा हुआ और आधा टेढ़ा ऊपर की तरफ खड़ा। हमें उसके अंदर जाना था और खजाना उसी के अंदर है। इसीलिए हम सब की आंखें चमक गईं और खुशी से हम सब ने एक दूसरे को गले से लगा लिया था। और उसके बाद जैसे ही उस जहाज पर हमने पैर रखा, आगे वाले उस दरवाजे को खोलकर हम उस जहाज के अंदर झांकना चाहते थे। और जैसे ही अंदर हमने थोड़ी रोशनी की तो पता चला नीचे की तरफ सीढ़ियां जा रही थी, यानी हमें जमीन के नीचे जाना था। हम धीरे धीरे जहाज के अंदर जाते गए, सीढ़ियां उतरकर जमीन के नीचे तक पहुंच गए। और कमाल की चीज, ये ऐसा नहीं है जैसे जहाज सच में इस जगह आधा आकर गड़ गया हो, बल्कि जैसे अंडरग्राउंड टनल बनाई गई थी, अंडरग्राउंड एरिया बनाया गया था। और वहां उस सुरंग से हमें आगे बढ़ना था। नक्शा बस यहीं तक का था। आगे क्या मिलेगा, कीमती चीज मिलेगी या खतरा होगा, हमें नहीं पता था। और समय कितना लगेगा वो भी नहीं पता था। नक्शा अब किसी काम का नहीं रहा। हम उस जगह पहुंच चुके हैं, इसीलिए डर ज्यादा लगने लगा। लेकिन फिर भी हमें आगे बढ़ते जाना था। हम रास्ते में निशान लगाते चले गए, क्योंकि हमें लग रहा था हम भटक न जाएं। लेकिन वो जो सुरंग थी उसमें कई रास्ते नहीं थे, एक ही रास्ता था, आगे बढ़ने वाला वो रास्ता। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, वो सुरंग लगभग 1 किलोमीटर लंबी होगी। बीच बीच में घबराहट होती, ऐसा लग रहा था जैसे ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी हो रही हो। लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ते गए। धीरे धीरे अंत तक पहुंचे और अंत एक गुफा तक था, खुली गुफा। वहां पर रखे हुए बड़े बड़े बक्से, लकड़ी के वो बक्से, और ऊपर बनाए गए वो लुटेरों वाले निशान। हमारी सांसें रुकी हुई। ये वो पल था जिसका हमें कब से इंतजार था। हमने सोचा हुआ था इसके अंदर से हमें सोने के सिक्के मिले, कोई ऐसी चीज मिले जो हमारी जिंदगी बदल दे। लेकिन जब हमने बक्से को खोला, ये कुछ अलग था जिसने हमें नई परेशानी में डाल दिया। हमने लकड़ी के बक्से को जब खोलना चाहा, उसके ऊपर तमिल में साफ साफ एक कहानी लिखी हुई थी। और ऐसी कहानी हर एक बक्से के ऊपर लिखी हुई। तो सबसे पहले हमने उस कहानी को पढ़ा ताकि समझ पाएं इस नक्शे की कहानी क्या है, इस खजाने की कहानी क्या है। ये खजाना था एक लुटेरे डांगरे का। डांगरे जो समुद्र में राज किया करता था और कोई भी जहाज उसकी चंगुल से निकल नहीं पाता। वो सोने का भूखा था, उसे बस सोना चाहिए था। वो जब भी किसी जहाज को लूटता, किसी को जिंदा नहीं छोड़ता और सोना लूटकर एक खास जगह इकट्ठा करता रहता। उसे डर था कोई ना कोई उस सोने को चुरा लेगा, तो वो पिघलाकर सोने को बड़े हिस्से में समेट रहा था। लेकिन तब उसे प्यार हुआ इजाबेला से, एक ऐसी रशियन लड़की जो एक लुटेरी थी। दोनों का प्यार परवान चढ़ा। लेकिन इजाबेला, जो कि डांगरे को धोखा देना चाहती थी, उसका सारा सोना लेना चाहती थी। और यहां जब डांगरे ने उस सोने को छिपाया था, वो चाहता था उनका प्यार हमेशा के लिए अमर रहे और इस सोने से दूर जाकर वो इजाबेला के साथ जिंदगी बिताए। लेकिन इजाबेला जान गई थी कि उसके सोने की भूख खत्म हो गई है। अब वो प्यार में पड़ गया है, उसे प्यार की भूख है जो वो इजाबेला से चाहता है।
लेकिन इजाबेला को बस सोना चाहिए था, इसीलिए उसने डांगरे को धोखा दिया और उसे मार डाला, जिसके बाद इस सोने पर एक श्राप बन गया। ना तो इसाबेला बच पाई, और इसाबेला वही है, लाल कपड़ों वाली वो चुड़ैल, जिसके कपड़ों से खून बहता रहता है। और उसके कपड़ों से खून क्यों बहता है, इसकी जानकारी आगे दी जाएगी। यहाँ से बाहर निकलने का एक रास्ता है। एक छोटा नक्शा हर एक बक्से पर बनाया गया था, ताकि कोई इस खजाने को ढूंढे तो वो वहीं से निकले और वहां कहानी का आखिरी हिस्सा जानने को मिलेगा। आखिर उसके बाद क्या होगा? क्या सच में ये सोना श्रापित है या नहीं? इसके बाद हमने उस बक्से को खोला और उस बक्से में था सोना। इतना बड़ा बक्सा और सोने की इतनी बड़ी सिल्ली। शायद ये 200-250 किलो की सिल्ली होगी। हर एक बक्से में सोने की इतनी बड़ी सिल्ली। इसे तो उठाया तक नहीं जा सकता। इसे यहां से निकाल कर लेकर कैसे जाएंगे? ये सवाल हम चारों का था। बिना किसी को बताए इतनी बड़ी सिल्ली को यहां से उठाकर समुद्री तट तक पहुंचाना और वहां से निकालना, ये काम हम कैसे कर पाएंगे? हम नहीं चाहते किसी को पता लगे, क्योंकि अगर खजाने के बारे में सरकार को पता लगता है तो सरकार उस खजाने को छीन लेती है। हमने सोचा था ढेर सारा खजाना थोड़ा थोड़ा निकालते रहेंगे, उसे खर्च करते रहेंगे, उसके बाद हमारी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन इतनी बड़ी सोने की सिल्ली को हम यहां से निकाल कर लेकर कैसे जाएंगे? जमीन पर बैठकर हम सब ने अपने अपने सर को पकड़ लिया था और उसके बाद हम सोच में पड़े हुए, ये काम कैसे करेंगे, ये काम कैसे करेंगे? अनन्या ने तब अपनी उंगली ऊपर की तरफ खड़ी कर दी और कहने लगी, देखो प्रॉब्लम भी यहीं पर है, सल्यूशन भी यहीं पर है। वो देखो एक तरफ छोटी छोटी कई भट्टियां बनी हुई हैं, आसपास कोयला रखा हुआ है। उस जमाने में सोने को एक जगह इकट्ठा करके सिल्ली का रूप दिया गया था और अब इस सिल्ली को दोबारा पिघलाना होगा और जो आकार हम बनाना चाहते हैं उस आकार को हम बनाएंगे। यहां रहकर सोने के हिस्से करेंगे। एक तरफ आरी भी तो पड़ी हुई है, यानी तरीका है, डरो मत। सोने की सिल्ली को उठाकर नहीं लेकर जाना, सोना नर्म होता है। फिर उस सोने को हमने एक एक करके हाथ लगाया। इतनी बड़ी सोने की सिल्ली, इतना ज्यादा सोना शायद कभी किसी ने एक जगह नहीं देखा होगा। कमाल ही है, कई कई टन सोना यहां पर मौजूद है। अब तो मजा आ जाएगा। हमने आरी से सोने के कुछ हिस्सों को काटने की कोशिश की, लेकिन वो सोना सख्त था। छोटे छोटे हिस्से हमने कई घंटों में काटे और उसके बाद अंधेरा हो गया। हमने टेंट यहीं पर लगा लिया, क्योंकि यहां से दूर हम जाना नहीं चाहते थे। उसके बाद हमने कई हिस्सों को बैग में भर लिया था। रात के वक्त फिर से सरकने की आवाज आने लगी और हम टेंट से बाहर निकलना नहीं चाहते थे। लेकिन एक लड़की की पायल की आवाज, उसके कपड़ों में लगे हुए जैसे गहने हों, ऐसी आवाजें आती जा रही थी। और उसके बाद हमारे टेंट के पास उसने अपना हाथ टेंट पर रखा और जैसे उसके हाथ पर और उसके कपड़ों पर इतना ज्यादा खून लगा हुआ कि टेंट को खून से सन दिया उसने। रात ऐसे निकली थी और सुबह के वक्त पूरा का पूरा टेंट लाल रंग का हो चुका था और हमें पता था रात के वक्त यहाँ खतरा बहुत है। हो सकता है ये लाल कपड़ों वाली चुड़ैल हमारे साथ कुछ बुरा करे, इसीलिए हमें यहां से जल्द निकल जाना चाहिए। और जब हम आगे निकलते गए, उसी रास्ते से निकल जाना चाहते थे जहां पर कहानी का आखिरी हिस्सा है, ताकि कहानी को पूरी तरह से जान जाएं और सच्चाई का शायद हमें पता लग जाए। सोने के काफी हिस्से काट कर हम अपने साथ उन बैग में भरकर ले जा रहे थे और टेंट हमने पीछे छोड़ दिया था। इतना ज्यादा सोना ले जाने का अगर हमें मौका मिल रहा है तो सोना लेकर जाएंगे ना, बाहर जाकर टेंट और ज्यादा खरीद लेंगे। भरे हुए थे हमने बैग और हम उस सुरंग से बाहर निकलने वाले रास्ते की तरफ बढ़ते हुए दीवारों पर वो निशान देखे, लुटेरों के वो निशान, और वहां तमिल भाषा में लिखा हुआ था, आगे सच का पता लगेगा, आगे सच का पता लगेगा।
रास्ता एक ही है और रास्ते से बाहर नहीं जा सकते। फिर क्या था, हम उस तरफ बढ़ते गए और एक जगह नील जमीन पर गिर गया। वहां जैसे जाल बिछाया गया था जिसमें उसने पैर रखा और उसके पैर में एक निशान बन गया। लेकिन वो जो कड़ी थी बड़ी आसानी से खुल गई, लेकिन एक छोटा सा जख्म हो गया जो कुछ समय बाद काला हुआ और वो काला निशान गायब हो गया और उसकी हथेली पर आ गया। उसके बाद रोहन के साथ भी कुछ ऐसा हुआ। जब वो एक छेद में गिरा, वहां नुकीले भाले थे, लेकिन किस्मत की बात वो भालों में धंसा नहीं, लेकिन एक भाला उसके पैर के अंगूठे के पास जख्म दे गया जो काला हो गया और कुछ समय बाद उसकी हथेली पर भी काला निशान आ गया। हम सबकी हथेलियों पर काला निशान था, जिसके बाद हमें अब घबराहट होने लगी। हम आगे बढ़ते जा रहे और पीछे से आवाजें आने लगी, चीखने की आवाजें, धमकी की आवाजें, और ये आवाजें थीं, तुमने सोने को छुआ है, अब तुम्हें सजा मिलेगी। तुमने सोने को छुआ है, अब तुम्हें सजा मिलेगी। हम वहां से भागते जा रहे। सोना हमारी रफ्तार को कम कर रहा था, लेकिन हम सोने को छोड़ नहीं सकते थे। हम एक जगह रुके थे, तब हमें लाल कपड़ों वाली वो चुड़ैल नजर आई, जो हम पर हमला तो कर रही थी, लेकिन हमें कोई दर्द नहीं हो रहा। वो हमें पकड़ने की कोशिश करती, हमारे आर पार चली जाती। हम चारों के साथ उसने ऐसा किया और उसके बाद वो जम गई एक खास जगह पर, रुकी हुई, बस देखती रही, मुस्कुराती रही, देखती रही, मुस्कुराती रही। और फिर हम आगे की तरफ भागना शुरू हो गए। भागते भागते हम उस सुरंग के अंत तक पहुंचे और वहां पर दीवारों पर साफ साफ लिखा हुआ था, यहां कोई खजाना नहीं है, कुछ नहीं है, और ये खजाने की बात इसलिए बनाई गई है ताकि इजाबेला को आत्माएं मिल सकें। वो आत्माओं की भूखी रहती थी। इजाबेला कभी इंसान थी ही नहीं, वो चुड़ैल थी। डांगरे को एक चुड़ैल से प्यार हुआ था और वो चुड़ैल सोने की भूखी थी, आत्माओं की भूखी थी, और डांगरे ने अपने प्यार के लिए अपने सभी साथियों की आत्माओं से दे दी। इस तरह उसकी भूख तब भी खत्म नहीं हुई और अंत में उसने डांगरे को खत्म किया, और कोई सोना था ही नहीं। डांगरे का सोना तो पहले ही लुट चुका था, बस प्यार के लिए यहां पर फंसा हुआ। कैद, श्राप में कैद हो गया वो। और इजाबेला उसके बाद से इंतजार करती रही और आत्माओं की, और उसे आत्माएं चाहिए होती हैं समय समय पर, भूख लगती है। कोई खजाना नहीं है। ये हजारों नक्शे दुनिया के अलग अलग हिस्से में उसी ने पहुंचाए हैं ताकि उस खजाने को ढूंढने के लिए लोग आएं और वो उनकी आत्माएं हमेशा के लिए खा पाए। हम कैसे बचेंगे? हम चारों मारे जाएंगे क्या? ये सवाल हमारी जबान पर और उसके हंसने की वो आवाज हमारे कानों में पड़ती जा रही। हमने उसके बाद उन बैग में देखा जो सोना काट कर हम लेकर आए थे। वो पत्थर बन चुका था। उस सुरंग से बाहर निकलते ही वो बस साधारण पत्थर थे। यानी हमें पागल बनाया गया, ऐसे षड्यंत्र में फंसाया गया, और हम अपनी आत्माओं को, अपनी रूहों को एक चुड़ैल को देने के लिए आए थे। इतना बड़ा षड्यंत्र। तो उन बैग को वहां पर फेंक कर हम भागे, बिना रुके हम भागे। चारों इकट्ठे थे और वो हमें कई बार उस जंगल में नजर आई जिसने सभी जानवरों को खत्म कर दिया होगा, सभी इंसानों को। पंछियों की सिवा वहां कुछ नहीं था जो जमीन पर हो। इसीलिए बिना रुके भागते भागते हमने आखिरकार अपनी उस कश्ती को ढूंढ लिया जो तट पर थी, और उसके बाद उसी कश्ती के सहारे हम उस तट से निकलकर वापस आ गए। कमाल की बात थी कि हम जिंदा बच चुके थे और हमारे हाथ पर कोई निशान नहीं, जैसे वो पूरा का पूरा श्राप बस उस जगह पर सीमित हो। वापस आने के बाद साधारण जिंदगी जीना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि पहले ही दिन हमें महसूस हुआ आंखों में वो सपने, भविष्य के सपने जो हम देख चुके थे,
अब वो पूरे होने वाले नहीं हैं। क्या बाकी की जिंदगी इसी तरह से गुजार पाएंगे हम? धीरे धीरे हमें भूख लगने लगी। खाना पीना खाने का मन नहीं करता था, लेकिन लोगों को मारने का मन करता था। शरीर का खून सूख चुका था। मेरा शरीर पूरी तरह से सफेद पड़ चुका है। ना भूख लगती है, ना दर्द होता है। ऐसा महसूस होता है जैसे किसी को मार डालूं, और जब उसे मारूं तो मुझे उसका खून पीना है, अपने आप को उसके खून से धोना है। बस उसी का मन करता है। जैसे उसने मेरी आत्मा को कैद कर लिया है, और ऐसा मेरे साथियों के साथ भी हुआ है। पूरी तरह से सफेद शरीर, बिना खून के लाशों की तरह हम रह रहे हैं। भाव मिट चुके हैं। ना दर्द होता है, ना भूख लगती है, ना भावनाएं हम में हैं। लाशें बनकर जिंदगी काट रहे हैं, और जो जो हुआ बस मुझे वही याद है। नई कोई याद बनती ही नहीं। ऐसा लगता है जैसे बस समय का इंतजार है। हमारी जिंदगी तो पूरी कटेगी जितनी नियति में लिखी है, लेकिन बिना आत्मा के कैसा एहसास होता है हम महसूस कर पा रहे हैं। हमें बस रात के वक्त कभी कभी वो लाल कपड़ों वाली चुड़ैल नजर आती है, और जब वो नजर आती है, करीब होती है, भावनाएं बहने लगती हैं। जिंदा होने का एहसास होता है, क्योंकि हमारी आत्माओं को, हमारी रूहों को वो खा चुकी है। जब हमारी वो रूहें हमारे करीब आती हैं, जिंदा होने का कुछ पल के लिए एहसास होता है, और उसके बाद फिर से मुर्दों जैसे एहसास होने लगते हैं। भले ही मुर्दा हूं, लेकिन ये कहानी सब तक पहुंचाना चाहता हूं। छिपे हुए हैं हजारों नक्शे देश और दुनिया में, जो ले आते हैं केरल के उन्हीं जंगलों में। ढूंढने के लिए खजाना निकलते हैं लोग। होता है भ्रम, सब झूठ है। वहां कोई खजाना नहीं है, बस एक लाल कपड़ों वाली चुड़ैल है, जो चाहती है हम खजाना ढूंढने के लिए आएं, और उसे हमारी रूहें मिलती रहें।